हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का साइंस का 20 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट 21 फरवरी 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का साइंस का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे, अब सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो आप लोग इस नंबर से संपर्क कीजिए कॉल में या फिर मैसेज में। आप सारे बच्चों को नोट्स मिल जाएगा। आप सारे बच्चों को फाइनल परीक्षा 2025 में जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो प्यारे बच्चे उसी का नोट्स, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स मिलने वाला है। चलिए आप लोग देख लीजिए फटाफट से। यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, ये जो आपका विषय है ना, साइंस का विषय है, विषय कोड 112 रहने वाला है, सेट कोड जे रहने वाला है। आप सारे बच्चों को 2 घंटा 45 मिनट का निर्धारित समय दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे का 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया, आप लोग फटाफट से देख लीजिए। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से देख लीजिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चे, पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए, सजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। आंसर देख लीजिए। सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं और उन्हें एक समान सूत्र से दर्शाया जा सकता है। सजातीय श्रेणी के बारे में ज़्यादा जानकारी देख लीजिए। यहाँ पे पॉइंट एक में क्या है, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का पर्याकृत्मक समूह समान होता है। दूसरा देख लीजिए, इन सभी सदस्यों को एक ही सूत्र से दर्शाया जा सकता है। सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। उसके बाद देख लीजिए, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान में अंतर होने के कारण भौतिक गुणों में थोड़ा सा अंतर होता है। ये आपका हो गया 5 पॉइंट। चलिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मेंडलीव के आवर्त सारणी के विसंगतियां को लिखें। आंसर देख लीजिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी के विसंगतियों निम्न निम्न है। पहला देख लीजिए, निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। ये मेंडलीव के आवर्त सारणी की पहला कमी थी। इन्होंने अपनी सारणी में हाइड्रोजन को वंचित क्या आपका उचित स्थान नहीं दे सके। दूसरा देखिए, मेंडलीव आवर्त सारणी में समस्थानिकों और नोबल गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। तीसरा आंसर देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन के नाम उदाहरण सहित लिखें। तो प्यारे बच्चे, इसका आंसर देख लीजिए फटाफट से। आंसर देखिए, देखिए हाइड्रोकार्बन के कुछ उदाहरण ये रहे। देखिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, बेंजीन। प्यारे बच्चे, यहाँ पे सूत्र भी दिया गया, आप लोग सूत्र को भी याद कर लीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव में सूत्र भी पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट देख लीजिए फटाफट से। दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे आपका, चलिए दूसरा पॉइंट जो आपका है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, चलिए, हाइड्रोकार्बन कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर आते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन के कुछ कुछ प्रकार ये रहे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये वसा या फिर तेलों के रासायनिक विखंडन से प्राप्त होते हैं। इनमें एल्केन, एल्कीन और अल्काइन जैसे प्रकार होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये कुछ सुखद सुखद महक वाले पौधों के अर्क के रासायनिक विघटन से प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें से श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन या फिर अन्य परमाणु से जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें इनमें द्विबंधन या फिर त्रिबंधन होते हैं। ये आपका हो गया पॉइंट लास्ट वाला। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चे। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताएं। तो देखिए, पीएच मुंह में पाए जाने वाले एमाइलेज एंजाइम के सुनिश्चित कार्य के लिए भी
जिम्मेदार है। ये हमारे भोजन के पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। पीएच मान में कोई भी परिवर्तन इस एंजाइम की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच भी कारक है। ये आपका हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका धातु और अधातु के बीच उनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर विभेद कीजिए। आंसर देख लीजिए फटाफट से। आंसर क्या है मेरे बच्चे? इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, धातुओं और अधातुओं के बीच मुख्य अंतर उनके गुणों में निहित है। धातुएं ऊष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक होती है, दिखने में चमकदार होती है और उन्हें मोड़ा या फिर आकार दिया जा सकता है। दूसरी ओर अधातुएं खराब संवाहक होती है, ठोस होने पर भंगुर होती है और अक्सर उनमें धातु जैसे चमक नहीं होती। ये आपका हो गया आंसर। चलिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, चलिए क्या आपका, तो द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिए। तो आंसर देखिए, द्विखंडन से कोई एक कोशिकीय जीव दो छोटे और लगभग समान भागों में बढ़ जाता है। द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, लेकिन बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संततित कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। काला बाजार के और रोगाणु लेम्समानी में द्विखंडन होता है, लेकिन मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। ये आपका हो गया आंसर 7वां का। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, फटाफट से देख लीजिए। गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो मेरे बच्चे इसका जो है चित्र आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे आंसर देख लीजिए। गुणसूत्र के बारे में जानकारी देख लीजिए। गुणसूत्र की खोज जर्मन जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद गुणसूत्र को धागे जैसी संरचना माना जाता है। गुणसूत्र शब्द का इस्तेमाल साल 1888 में डब्ल्यू वाल्डेन ने किया था। गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर होता है जो इसे दो भागों में बांटा है। उसके बाद देखिए क्या आपका, तो सेंट्रोमियर कोशिका के संकुचन बिंदु पर होता है। ये आपका होगा पॉइंट। आप लोग पॉइंट को देख लीजिए यहाँ पे। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बच्चे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो आंसर देख लीजिए, प्रत्यावर्ती क्रिया मस्तिष्क की इच्छा के बिना होने वाले अनैच्छिक क्रिया है। यह मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंचती है, जहां सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है। ये प्रेरक के प्रत्याचूर है। अग्र मस्तिष्क के सीखने वाहक चलाते समय संकेतों का पालन करता है। ये आपका होगा 9 नंबर का आंसर। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों और कुछ अन्य जीवों की वह प्रक्रिया है जिसमें वे सूर्य के प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। देखिए 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य का प्रकाश C6H12O6 प्लस 6O2। ये आपका हो गया 10 का आंसर। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 11 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर संपर्क कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों ने इसी नंबर संपर्क कीजिए। आप सारे बच्चों को ओनली फॉर 199 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगा। आप सारे बच्चों को वही पीडीएफ दे जाएगा जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। 11वें क्वेश्चन की आपका उत्सर्जन क्या है? इसके दो प्रमुख अंगों का वर्णन करें। तो शरीर में अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ये सभी जीवित चीज़ों में एक जरूरी प्रक्रिया है। मानव शरीर के उत्सर्जन के लिए मुख्य अंग ये है: गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। उसके बाद देख लीजिए आपका कि मूत्रमार्ग हो गया। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इसका पॉइंट देख लीजिए। इनके अलावा त्वचा, यकृत और फेफड़े को भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पसीने की ग्रंथियां त्वचा के जरिए शरीर में अपशिष्ट को बाहर निकालती है। फेफड़े श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अपशिष्टों को बाहर निकालते हैं। यकृत उत्सर्जन में मदद करता है। उत्सर्जन तंत्र के कुछ और काम, उसके बाद कोशिका द्वारा उत्सर्जित अनावश्यक उपोत्पादों को हटाना, हानिकारक रासायनिक संचय को हटाना, शरीर में संतुलित और स्थिर रासायनिक सांद्रता बनाए रखना हो जाएगा। चलिए आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चे फटाफट से देख लीजिए।
12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए क्या आपका, तो लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की संरचना और कार्य लिखित। आंसर देख लीजिए, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी या फिर एंथ्रासाइट की संरचना और कार्य इस प्रकार है। संरचना देख लीजिए, लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना अद्वितीय होती है। ये गोल, छोटी और उभयोतल होती है। इनका आकार डिस्क जैसा होता है और परिधि पर ये मोटी और मध्य में कम मोटी होती है। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम नहीं होते हैं। कार्य, उसके बाद देखिए लाल रक्त कोशिकाओं के कार्य ये हैं, ये आप लोग का कार्य है, देख लीजिए फटाफट से। चलिए अब चलिए बच्चा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका सामने। चलिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्या क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन अप टू ग्रंथि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय हेतु हेतु थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है के लिए आवश्यक है। यह हार्मोन संतुलित वृद्धि व विकास के लिए उत्तरदायी है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या फिर फूली हुई गर्दन हो जाता है। ये आपका हो गया 13 का आंसर। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। तो जनन देखिए, जनन की प्रक्रिया से वैसे ही समरूप संतान की प्राप्ति की जाती है जैसे जनक होते हैं। डीएनए की प्रकृति के परिणाम स्वरूप ही वंशानुगत गुणों में युक्त संतान प्राप्त होती है। इसलिए डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। यह हो गया 14 का आंसर। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका 15 नंबर, देखिए सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल आवश्यक है। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है क्योंकि यह सूरज की रोशनी को अवशोषित करता है और ऊर्जा ऊर्जा में बदलता है। क्लोरोफिल पौधों पौधों क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी कुछ और बातें, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ने में मदद करता है। क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी 4 कारक है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर को तापमान जैसे अन्य कारक प्रभावित करते हैं। ये सब आपका पॉइंट हो गया, आप लोग पॉइंट को देख लीजिए। चलिए आप जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे फटाफट से देख लीजिए 16 नंबर। तो देखिए, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। आप लोग चित्र बना लीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिए। श्वसन तंत्र है, श्वसन में कार्य करने वाले अंगों की एक प्रणाली है जिसमें नाक, नासिका मार्ग, ग्रसनी, सौर यंत्र है। उसके बाद श्वसनली, ब्रांकाई और फेफड़े शामिल है। श्वसन तंत्र अंगों और ऊतकों का नेटवर्क है जो सांस लेने में मदद करता है। ये आपका हो गया आंसर। चलिए आपका प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फटाफट से देख लीजिए। साधारण क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म देखिए। आधुनिक आवर्त नियम के मुताबिक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब है कि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की आवर्त सारणी में पुनरावृत्ति होती है। आधुनिक आवर्त नियम के से जुड़ी कुछ और बातें, पॉइंट देख लीजिए आप लोग। आधुनिक आवर्त नियम की रूस के प्रसिद्ध रसायन मोसले ने दिया था। परमाणु क्रमांक आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। परमाणु क्रमांक नाभिक ने प्रोटीन की संख्या वह परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हुई है। ये सब आपका पॉइंट क्या, पॉइंट को देख लीजिए। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से देख लीजिए। 18 नंबर, हरित कवक के अंदर झिल्लियां से बनी नलिकाएं को क्या कहते हैं। तो देखिए, हरित कवक के अंदर झिल्लियां से बनी नलिकाएं को थाइलॉक्साइड या फिर हम लोग लैमिकी कहते हैं। थाइलॉक्साइड की आंतरिक झिल्लियां पर सूक्ष्म कण होते हैं जिसमें कॉन्टासोम कहते हैं। इसके अंदर ही क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। हरित लवक के बारे में कुछ और बातें, हरित लवक हरे पौधे की कोशिकाओं में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया 18 का आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फटाफट से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपका जो ना क्या दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कारण को। चलिए आज जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश से प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया हरित लवक के
गरेना में होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में क्या आपका अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक हरा पौधा पदार्थ होता है। सूरज की रोशनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य घटक है। क्लोरोफिल का मुख्य काम सूरज की रोशनी को सोखना होता है। हरित लवक के बारे में कुछ और बातें देख लीजिए। हरित लवक अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक और फीते के आकार के कोशिकांग होते हैं। हरित लवक विभिन्न देखिए 5 से 10 माइक्रोमीटर और विस्तार 2 से 6 माइक्रोमीटर के होते हैं। हरित लवक सुकेंद्रिक पादप कोशिका और शैवालीय कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये आपका हो गया 19 का आंसर। अब चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्या आपका, फटाफट से देख लीजिए। चलिए, भेजता हूँ कि आपका अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्र होती है। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में पड़ती है तो परावर्तन के बाद सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उसके बाद देखिए, यही उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से टकराने के बाद अपसारित हो जाती है। उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें परिवर्तित होने के बाद फैल जाती हैं। ये आपका हो गया आंसर। चलिए, आप जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में कार्य किया जाता है। तो ऐसा देखिए, वाहन में साइड मिरर के तौर पर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें बनी छवि छोटी, सीधी और आभासी होती है। साथ ही उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र भी ज़्यादा होता है। इन वजहों से ड्राइवर को अपने पीछे के बाहरी क्षेत्र को देखने में मदद मिलती है और ये सुरक्षित रूप से वाहन चला पाता है। उत्तल दर्पण के कुछ और फायदे, तो उत्तल दर्पण में बनी छवि किसी वस्तु की छोटी छवि होती है जिसमें चालक के लिए व्यापक क्षेत्र को कवर करना आसान होता है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल धूप के चश्मे में भी किया जाता है। एटीएम और अन्य जगहों पर सुरक्षा कारणों से भी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 22 नंबर देख लीजिए फटाफट से प्यारे बच्चे। प्रकाश का वर्ग विक्षेपण किसे कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरणें एक किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के साथ साथ वह अलग रंगों में बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप लोग उतना भी आंसर दे सकते हैं। आपको कारण पूछेगा तो देख लीजिए यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से जुड़ी कुछ और बातें देख लीजिए। प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। ये रंग बैंगनी, हल्का नीला, नीला, उसके बाद हरा, पीला, संतरी और लाल हो जाता है। दूसरा देख लीजिए, इन रंगों का वर्णक्रम व्यवस्थित किया जाता है जिसमें वायवगौर भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। चलिए, जो आपका है बच्चे देख लीजिए नीचे में। चलिए, आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो क्या है आपका, तो विद्युत धारा और प्रतिरोध को परिभाषित करें एवं उनका एसआई मात्रक लिखें। तो देखिए, इसका एसआई मात्रक ऑपर है। चलिए, ये कूलाम के प्रति सेकंड की दर से प्रभावित विद्युत आवेश को एक ऑपर धारा कहेंगे। एक साधारण वैद्युतिक परिपथ जहां धारा को अक्षर I द्वारा दर्शाया जाता है। वोल्टेज V, प्रतिरोध R और धारा I के माध्यम संबंध V और IR है। इसे ओम का नियम के रूप में जाना जाता है। चलिए, आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, फटाफट से देख लीजिए। 24 नंबर, तो विद्युत फ्यूज क्या होता है, इसके उपयोगिता को लिखिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्यूज एक इलेक्ट्रिक सुरक्षा उपकरण है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओवरकरंट सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित होता है। इसका आवश्यक घटक एक धातु का तार या फिर पट्टी है जो जो बहुत अधिक करंट प्रभावित होने पर पिघल जाता है, जिससे करंट रुक जाता है या बाधित हो जाता है। अब जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो देखिए, उत्तम ईंधन में के कौन कौन से लक्षण हैं। उत्तम ईंधन के ये लक्षण हैं, इसका कैलोरी मान ज़्यादा होना चाहिए, इसका ज्वलन ताप माध्यम होना चाहिए, दहन के बाद धुआं और दूसरी हानिकारक गैसें नहीं पैदा करनी चाहिए। ये सब आपका पॉइंट है, देख लीजिए पॉइंट को।
26 नंबर, विद्युत मोटर में विभक्त वलय क्यों लगाया जाता है? तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय या फिर कम्यूटेटर लगाने का मकसद परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बदलना होता है। अब देखिए आपका यहाँ पे जो है ना पॉइंट दिया गया, वाला पॉइंट को देख लीजिए। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 27 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए घड़ी साज उत्तल लेंस का व्यवहार करता है, कारण बताएं। तो देखिए घड़ी साज उत्तल लेंस का इस्तेमाल घड़ी के छोटे छोटे हिस्सों को बड़ा करने के लिए करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस एक आवर्धक लेंस होता है। उत्तल लेंस के बारे में कुछ और बातें देखिए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है। उत्तल लेंस को उसके आकार से पहचाना जा सकता है। ये लेंस के बीच से ज़्यादा मोटा होता है और ऊपर नीचे किनारे पतले होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट और भी है, पर बच्चे लोग पॉइंट को पढ़ लीजिए फटाफट से। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, तो एक अवतल दर्पण के लिए आर तथा एफ में संबंध स्थापित करें। दर्शाया दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और एफ फोकस दूरी है। तो देखिए टू अवतल गोलीय दर्पण पीरावर ध्रुव, एफ फोकस बिंदु, सी वक्रता केंद्र, ए बी आपतित किरण, बी डी परावर्तित किरण, बी सी अभिलंब, आई आपतन कोण एवं आर परावर्तन कोण है। परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए आपका जो 29 नंबर क्वेश्चन है, चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं, इनकी व्याख्या करें। तो चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक पदार्थों की व्याख्या इस प्रकार है। चालक देखिए, ये धातुएं होती है जिनके तारों से विद्युत धारा प्रभावित होती है। तांबा और लोहा चालक के उदाहरण है। अचानक देखिए, अचालक ये है पदार्थों होते हैं जिनमें से चालक इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसके बाद देखिए अर्धचालक, ये वे पदार्थ होते हैं जिनकी चमकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन अर्धचालक के उदाहरण है। अतिचालक ये हैं वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत कम तापमान पर धारा प्रभावित करने पर बिना प्रतिरोध के धारा बढ़ती रहती है। बोरियम, बेरियम और लेथेनम से बने पदार्थ अतिचालक के उदाहरण हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चे यहाँ पे देख लीजिए, नीचे में और भी है आपका, देख लीजिए क्या बोला गया आपका। तो जनरेटिव आईडी की सुविधा हेलिकॉम एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपलब्ध है, ज़्यादा जाने। अब देखिए अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछिए, क्या बोला गया आपका। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। जब किसी यौगिक में मौजूद किसी तत्व की जगह दूसरा तत्व की लेता है, तो इसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अणु के संरचना में बदलाव नहीं होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन स्नेह या फिर नाभिक स्नेह द्वारा होती है। पहला पॉइंट देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। CH4 प्लस Cl2, CH3Cl प्लस Cl, 2Na प्लस C2H2O, 2NaOH प्लस H2, FeCuSO4, Cu प्लस FeSO4, CH3Cl। उसके बाद देखिए प्लस NaOH मिल गया CH3OH, OH प्लस NaCl। उसके बाद देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया से जुड़ी कुछ और बातें देखिए। एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु और ब्रोमीन परमाणु से प्रतिस्थापित करने पर अल्काइल ब्रोमाइड बनता है।